स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है सोमवार 21 जुलाई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार में चुनाव होने वाले हैं और नए सरकार बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे नए। अब इनमें से सवाल आ रहा है कि आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, सर्वे में किसका पलड़ा भारी है, या नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर। इनमें से कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, सर्वे में किसको बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाएगी, ये बड़ा खुलासा हो गया है। हम आपको इसके बारे में अभी बताएंगे कि आखिर कौन है जो मुख्यमंत्री बनेंगे और लोगों की पहली पसंद कौन है। तो आपको बता दूं कि बिहार में वैसे तो बहुत सारे सर्वे हुए हैं, सी वोटर सर्वे हुए हैं, इंक साइड सर्वे हुए हैं और भी कई सारे सर्वे जो कि लगातार हो रही है और उसका अपडेट भी सामने आ रही है, डाटा भी सामने आ रही है। ऐसे में आपको अगर मोटे तौर पर बात किया जाए तो बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। वैसे तो जेडीयू द्वारा लीड किए जा रहे हैं, एनडीए को बढ़त है, लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री से महागठबंधन को फ़ायदा हो सकता है। या प्रशांत किशोर जितने भी वोटर्स अपनी तरफ मोड़ेंगे तो उसका सीधा फ़ायदा तेजस्वी यादव को ही मिलने वाला है। या आरजेडी के पास मुसलमान और यादवों का वोट बैंक है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को दलित वोट देंगे। इसकी मदद से वे लोग 30% वोट अपने हक में कर सकते हैं, आपको बता कर सकते हैं। अब सवाल है कि आखिर प्रशांत किशोर का क्या होगा। तो आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर इस बार सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, हालांकि वे जरूर किसी न किसी का खेल बिगाड़ देंगे। जहां कुछ सीटें आने की संभावना है, लेकिन सरकार कतई नहीं बनाने जा रहे हैं। वहीं पर कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे बिहार में बदलाव के लिए आए हैं, चाहे तो 10 सीट भी जीत सकते हैं या फिर एक भी नहीं, लेकिन अगर उनकी बात बिहार की जनता समझ जाती है तो फिर वे इतनी सीटें जीतेंगे जिनकी गिनती करना मुश्किल हो जाएगी। इस बीच कई सर्वे सामने आए हैं जिनमें तेजस्वी यादव को सीएम पद के लिए सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार है। वहीं पर लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि एनडीए नीतीश कुमार को ढो रही है, उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। एनडीए अगर जीत भी जाती है तो फिर ताजपोशी उनकी ही होगी, यानी कि नीतीश कुमार की ही। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपका इस मामले पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए, एनडीए की या फिर इंडिया गठबंधन की? आप अपनी राय जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, क्योंकि हमें ये भी पता चले कि आप क्या सोचते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं केडीबी लाइव के, वे लोग क्या सोचते हैं। तो इसलिए आप भी अपनी कीमती राय जरूर व्यक्त कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ सभी कमेंट को हमारे द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा, देखा जाएगा कि आखिर इस कमेंट में सबसे ज़्यादा लोग किस पक्ष के हैं, एनडीए पक्ष के या फिर इंडिया पक्ष के। दोस्तों बिहार में मिश्रा, सिंह, झा, शर्मा का गुजारा नहीं है। तेजस्वी यादव के विधायक ने ये बोल करके सियासी पारा बढ़ा दिया है, चढ़ा दिया है। आपको बता दूं कि आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जो बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है। दूसरी ओर बिहार में चुनाव है तो फिर उनके बयान से तेजस्वी यादव की टेंशन भी बढ़ गई है। आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव का बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बयान उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार में अब मिश्रा, सिंह, झा, शर्मा का कोई गुजारा नहीं है, उनकी हैसियत उजागर हो चुकी है। वहीं पर मुन्ना यादव ने अपने बयान में कहा है कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि ऐसे टाइटल वाले लोग कभी भी फ्रंट फुट पर राजनीति नहीं कर सकते हैं, बैक फुट पर रहते हुए शासन कर सकते हैं, पर कभी उन्हें अब कभी सीएम की कुर्सी नसीब होने वाली नहीं है। वहीं पर आरजेडी विधायक ने आगे कहा है कि लालू जी ने ये तो कर दिया है कि बिहार की गद्दी पर जब भी बैठेगा तो फिर कोई बहुजन ही बैठेगा। अगर उनकी औकात है तो फिर मुट्ठी भर लोगों का नाम आगे करके चुनाव लड़के दिखा दें, बिहार में मिट्टी पलीद हो जाएगी। इसलिए तो ये लोग लालू यादव से नाराज हैं। वहीं पर मुन्ना यादव ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर पांडे हमारे नेता को 9वीं फेल बता रहे हैं। जहाँ वह चाहता है कि मिश्रा की सरकार बने तो फिर संभव नहीं है। मुन्ना यादव के इस बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। उनका इस बयान को विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक तनाव को भड़काने वाला और फिर राजनीतिक रूप से नुकसानदेह माना जा रहा है। दोस्तों नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपने जन्मदिन के खास मौके पर परिवार के सदस्यों के साथ सुबह सुबह पटना के महावीर मंदिर पहुंचे, जहां पर निशांत भगवान भोलेनाथ की पूजा की और उनका रुद्राभिषेक किया। आपको बता दें कि बीते कुछ समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के चर्चाओं के बीच निशांत कुमार ने पिता की तबीयत को लेकर के सफाई दी थी, और तभी से
उनकी सक्रिय राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गई थी। जब आज उनके जन्मदिन पर जदयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगा करके निशांत कुमार को बधाई दी है और फिर राजनीति में उतरने की उम्मीद जताई है। हालांकि निशांत ने अब तक अपनी सक्रिय राजनीति में एंट्री को लेकर के कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन पार्टी में यह माना जा रहा है कि वे जदयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वाभाविक उत्तराधिकारी बन सकते हैं। तभी तो पोस्टर में उन्हें कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके मांगों को मानने के लिए धन्यवाद तक दे दिया गया। आपको बता दूं कि निशांत के समर्थकों में उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर के उत्साह साफ दिख रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि निशांत कब अपनी राजनीतिक पारी की औपचारिक शुरुआत करते हैं और फिर क्या इस पारी में वे अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पाने में कामयाब होते हैं या फिर अपनी पहचान और राह खुद बनाते हैं। ये तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं हॉस्पिटलों में जब कहा जाता है कि एम्बुलेंस में तेल नहीं है। जब एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है और एम्बुलेंस के लिए कहा जाता है तो कहा जाता है कि एम्बुलेंस में तेल नहीं है। अब सरकारी अस्पताल का ये बहाना नहीं चलने वाला है, जब परिवहन मंत्री ने एक ऐसा इंतजाम कर दिया है जो अब बहानेबाजी नहीं चलेंगे। आपको बता दूं कि राज्य सरकार के स्तर से आमजन के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जैसे चिकित्सक से लेकर के पारामेडिकल कर्मी और फिर दवाएं तक। अब पहले वाली बात नहीं है, जब फिर भी जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराने में लापरवाही बरती जा रही है। सीतामढ़ी के डॉक्टर फर्जी ड्यूटी तक कर रहे हैं, यानी कि ड्यूटी से गायब रहते हैं और फिर ऑनलाइन रिपोर्ट में दर्जनों मरीजों की चिकित्सा किए जाने का डेटा भेज देते हैं। इधर बिहार के सरकारी अस्पताल में अब एम्बुलेंस में फ्यूल खत्म होने का बहाना नहीं चलेगा, यानी कि तेल खत्म होने का बहाना नहीं चलने वाला है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने काफी गंभीरता से लिया है। अब स्वास्थ्य केंद्रों पर फ्यूल और फिर चालक को बहाना बना करके मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा से वंचित करने वाले नहीं बचेंगे। ऐसे बहाने बनाने वाले कर्मियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। इस तरीके की शिकायतों को राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा गंभीरता से लिया गया है। स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य उपकरणों का सुचारू रखरखाव के साथ एम्बुलेंस की सेवा रहने के बावजूद भी मरीजों को उपलब्ध नहीं होते हैं। दोस्तों, द प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी ने घोषणा की है कि वे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेंगी। उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र है और फिर हम चुनाव लड़ेंगे। हम कायर नहीं है कि हार के डर से पीछे हट जाएं। हमें पता था कि हम 2020 में हार सकते हैं, फिर भी हमने बांकीपुर और फिर बिस्फी से चुनाव लड़ा। वहीं पर दरभंगा के लोगों ने अपील की है कि मैं दरभंगा से चुनाव लड़ूँ। जल्द ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि मैं किस सीट से चुनाव लड़ूंगी। वहीं पर पुष्पम प्रिया चौधरी ने जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी के सिद्धांत पर जोर देते हुए एनडीए और महागठबंधन को चुनौती दी है कि वे उनकी तरह 50% सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारे और अपनी अपनी महिला मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करें। उन्होंने दावा किया है कि द प्लूरल्स पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके किसी भी उम्मीदवार पर कोई भी आपराधिक आरोप नहीं है। यह पार्टी को चुनाव आयोग से सिटी चुनाव चिन्ह प्राप्त हुआ है, जिसे वे बिहार के विकास का प्रतीक मानती है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा है कि 2019 में मैंने सब कुछ छोड़ करके बिहार के लिए काम शुरू किया। मेरा एकमात्र सपना है विकसित बिहार। वहीं पर पुष्पम प्रिया चौधरी ने 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन वे जीत नहीं पाई थी। अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी सक्रियता फिर से चर्चा में है। पुष्पम प्रिया चौधरी का जन्म दरभंगा में हुआ था और वे जेडीयू नेता और फिर पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी की बेटी है। उन्होंने अपनी शिक्षा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से प्राप्त की है, जहां से उन्होंने मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की है। दोस्तों, बिहार चुनाव के रिजल्ट से पहले ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की जीत पक्की है। जब आपको बता दूं कि लोकसभा का मानसून सेशन आज से ही शुरू होने जा रहा है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बिहार चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने चुनाव से पहले उसके नतीजों को लेकर के प्रतिक्रिया दी है। जब उनके मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है, क्योंकि अगर बिहार में SIR पर रोक नहीं लगाई जाएगी तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ट्रंप को लेकर के सवाल उठाए हैं। वहीं पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इन मुद्दों पर सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए। दोस्तों, जो काम न नीतीश कर पाए न मांझी लालू, उस दुख को राहुल गांधी ने दूर कर दिया है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी या फिर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, इन सब ने जो काम पिछले 35 सालों में नहीं किया है, उस काम को अब राहुल गांधी ने कर दिखाया था। जी हाँ, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कुछ महीने पहले बिहार आए थे। तब उन्होंने माउंटेन मैन दशरथ मांझी से मुलाकात की थी। जब अपनी पत्नी के प्यार में पहाड़ काट करके रास्ता बनाने का इतिहास रचने वाले दशरथ मांझी को कई मंचों पर सम्मानित किया करने का काम नीतीश कुमार, जीतन राम
मांझी जैसे नेताओं ने किया, लेकिन आज तक माउंटेन मैन दशरथ मांझी का परिवार पक्का घर में नहीं रह पाया। जब राहुल गांधी जब गया जी की में माउंटेन मैन के परिवार के लोगों से मिलने गए थे, तब उनके कच्चे मकान की दयनीय हालात देखी थी। जब उस समय उन्होंने दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी से वादा किया था कि हमारी ओर से आपका पक्का घर बनवाया जाएगा। जब राहुल गांधी ने बिहार से दिल्ली लौटने के बाद अपने वादे को निभाने की जिम्मेदारी उठाई, उनकी पहल से अब माउंटेन मैन दशरथ मांझी के गांव में उनके परिवार वालों के लिए पक्का मकान बन रहा है। ये दशरथ मांझी के परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी के तौर पर है। जी हाँ, दशरथ मांझी के परिवार का कहना है कि कई बड़े नेता और फिर अभिनेता उनके घर आए, लेकिन जो काम राहुल गांधी ने किया है वो अब तक किसी ने नहीं किया है। जब बिना किसी घोषणा और फिर दिखावे के राहुल गांधी ने पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के परिवार के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी ने कहा कि राहुल गांधी से पहले भी कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी। भागीरथ मांझी ने कहा कि यहाँ तक कि उनकी ही जाति से आने वाले जीतन राम मांझी से जब उनकी मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने पक्का मकान की जरूरत को बताया था। इस पर जीतन राम मांझी ने कहा था कि कच्चा मकान में क्या दिक्कत है। जब भागीरथ मांझी ने कहा है कि उनका परिवार कच्चा मकान में रहते हुए कई प्रकार की चुनौतियां झेल रहा था, ना तो रहने के लिए पर्याप्त कमरे थे और न ही खाना बनाने को रसोई घर या फिर शौच आदि के लिए उचित व्यवस्था था। लेकिन राहुल गांधी ने जब उनके घर की दयनीय स्थिति को देखा तो उन्होंने 4 कमरों का पक्का मकान बनवा करके देने का वादा किया। अपने वादे के अनुरूप अब वे हमारा घर बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जहां सरकार वादा करती रही है, वहां राहुल गांधी ने अपना फर्ज निभाया है। ये कोई प्रचार नहीं, एक सच्चा मानवीय कार्य है। दोस्तों, बिहार में 1 अगस्त के बाद भी वोटरों के नाम जुड़ेंगे। जी हाँ, अभी भी 32 लाख वोटरों ने अपना फॉर्म नहीं भरा है। दरअसल बात यह है कि बिहार में चुनाव आयोग के निर्देश पर जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मात्र 6 दिन बचे हुए रह गए हैं, जबकि 32,23,023 मतदाताओं का सत्यापन अब भी बाकी है। इनसे गन्ना फॉर्म लिया जाना बचा है। ये कुल 7,89,68,844 मतदाताओं का 4.08% है। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 95.92% मतदाता यानी कि 7,57,46,821 मतदाता SIR में शामिल हुए। इनमें 10% ऐसे मतदाता भी है जो अपने पते पर अनुपस्थित पाए गए हैं। इनमें हो सकता है कि मृत अस्थायी रूप से हस्तांतरित 1 से अधिक स्थानों पर नामांकित एवं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है मिल पा रही है। दोस्तों, बिहार में अब थानेदारों को अब थाने के आवास पर ही रहना पड़ेगा। ड्यूटी के दौरान वे अब अपने निजी घर पर नहीं जा सकेंगे। जब भी ज़रूरत पड़े उन्हें समय रहते मौके पर पहुंचना पड़ेगा। जहां रेंज IG जितेंद्र राणा ने शनिवार को सभी थानेदारों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल कई थानेदार रात के वक्त गश्ती से समय निकाल करके वापस अपने निजी आवास पर लौट जाते थे। देर रात किसी तरह की परेशानी होने पर थाने के अन्य अफसरों को उनसे मोबाइल पर ही संपर्क करना पड़ता था। इसके अलावा किसी तरह की दुर्घटना होने पर घर रहने के कारण थानेदारों को मौके पर पहुंचने में देरी होती थी। लिहाजा रेंज IG ने पुलिसिंग को और भी चुस्त करने के लिए ये निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने रात के वक्त पैदल गश्त करने वाले पुलिसकर्मियों को भी अलर्ट रहने को कहा है। वहीं पर संदिग्धों को देखते ही पुलिस को उन्हें रोक करके पूछताछ करनी होगी। रेंज IG ने ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में अगर कोई पुलिस को देख करके भागता है तो फिर समय रहते उसकी खबर वायरलेस पर फ्लैश करें ताकि उसे पकड़ा जा सके। दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को आपराधिक घटनाओं को लेकर के एक पोस्ट किया और कहा कि बीजेपी के लोगों ने बिहार को तालिबान बना दिया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इसी चीज को जानते हैं और इसी में पनपे हैं, इसलिए इस तरीके का बयान देते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में जो घटनाएं होती है उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। पिछले 4 महीने से ये घटनाएं लगातार क्यों हो रही है? क्योंकि चुनाव है, इसके पीछे राजनीतिक कारण भी है। जब वो ऐसे बयान देकर के बिहार की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता बरगलाने वाले नहीं है। जनता उन्हें समझती है और फिर आने वाले चुनाव में NDA की सरकार बनेगी, ये कहना है जीतन राम मांझी का। दोस्तों, इस खबर में अभी हम बॉलीवुड के 10 ऐसे शिया
शिया मुस्लिम अभिनेताओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको शायद आप नहीं जानते हों कि ये मुस्लिम है और ये शिया है। यह दरअसल बात है कि सोशल मीडिया पर हमेशा शिया सुन्नी समुदाय के बीच श्री बहस आपने ज़रूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड में हम जिन मुस्लिम अभिनेताओं का सपोर्ट करते हैं वे किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं उन 10 मशहूर बॉलीवुड अभिनेताओं की जो शिया मुसलमान हैं। इन कलाकारों ने न सिर्फ भारतीय सिनेमा को बेहतरीन योगदान दिया है, बल्कि अपनी धार्मिक पहचान को लेकर भी हमेशा विनम्र और अस्पष्ट रहे हैं। ये लिस्ट ऐतिहासिक है और पारिवारिक और फिर धार्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर तैयार की गई है। बॉलीवुड के उन 10 मशहूर अभिनेता है जो शिया मुसलमान हैं, उनके बारे में अगर बात की जाए तो पहले नंबर पर है नसीरुद्दीन शाह। जी हाँ, जाने माने थिएटर और फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का संबंध एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार से है। उनकी परवरिश उत्तर प्रदेश में हुई है और वे शिया परंपराओं में विश्वास रखते हैं। दूसरे नंबर पर है सैफ अली खान। पटौदी खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले सैफ अली खान नवाबों की परंपरा के वारिस हैं। उनके पूर्वजों का संबंध शिया इस्लाम से रहा है। हालांकि सैफ खुद निजी जीवन में धर्म से ज़्यादा अभिनय को प्राथमिकता देते हैं। तीसरे नंबर पर है शाहरुख खान, द किंग ऑफ बॉलीवुड। शाहरुख खान का संबंध एक मुस्लिम परिवार से है और उनकी मां लतीफ़ फ़ातिमा शिया मुसलमान थी। हालांकि शाहरुख स्वयं धर्मनिरपेक्ष सोच रखते हैं, लेकिन वे मुहर्रम जैसे शिया रीति रिवाजों में भाग लेते देखे गए हैं। इमरान हाशमी का ताल्लुक़ एक मुस्लिम परिवार से हैं और उनके दादा और नाना शिया परंपरा से जुड़े रहे हैं। वे खुद को धार्मिक रूप से उदार मानते हैं, लेकिन अपनी विरासत का सम्मान करते हैं। वहीं पर है अली फजल जो मिर्ज़ापुर जैसी सीरीज़ में अपने अभिनय से चर्चा में आए। वे भी शिया मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जब वे मुहर्रम पर ताजिया और मातम में शरीक होते हैं। हालांकि पंजाबी मुस्लिम परिवार से हैं राज बब्बर, लेकिन उनकी पत्नी नादिरा बब्बर और फिर घर की परंपरा शिया मान्यताओं से जुड़ी है, जब उनके बच्चों को भी इस पृष्ठभूमि में परवरिश मिली है। वहीं पर जावेद जाफरी, जो कॉमेडियन और अभिनेता जावेद जाफरी मशहूर अभिनेता जगदीप के बेटे हैं। जी हाँ, जगदीप के बेटे हैं। उनका परिवार शिया मुस्लिम परंपराओं का पालन करता है। वहीं पर है फारूक शेख। यह दिग्गज अभिनेता फारूक शेख का ताल्लुक़ भी एक पारंपरिक शिया मुस्लिम परिवार से था। उनके अभिनय और फिर सामाजिक सरोकारों में भी उनकी परंपराओं की झलक मिलती है। जनता का सेवक जैसे कई टीवी सीरियल्स और फिर फिल्मों में काम कर चुके हैदर अली शिया परंपराओं का पालन करते हैं। वह मुहर्रम और फिर अन्य धार्मिक अवसरों पर सक्रिय रहते हैं। वहीं पर है सलमान खान। आपको बता दें कि सलमान खान का परिवार सुन्नी मुस्लिम है, लेकिन उनकी मां सलमा खान, जो कि उनका पूर्व नाम सुशीला चरक, वो हिंदू है। वहीं पर उनके घर में मुहर्रम और फिर शिया परंपराएं भी निभाई जाती है, जिसमें वे कई बार शरीक भी होते हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी दलों की ओर से सोशल मीडिया पर प्रतिद्वंदी दलों को निशाना बनाया जा रहा है। आरजेडी की ओर से लगातार एआई तस्वीरों और फिर वीडियो के साथ ही नारों के साथ ही भी भाजपा नीतीश सरकार की नाकामियों को गिराने की कोशिश की जाती है। लेकिन रविवार को यानी कि कल कुछ ऐसा हुआ कि भाजपा नीतीश के बदले राजद खुद ही अपने जाल में फंस गई। आरजेडी का सोशल मीडिया पर मजाक बन गया। स्थिति हुई कि अपने ही पोस्ट को बार बार राजद की ओर से एडिट किया गया। हालांकि तब तक कई यूजर्स सवाल दाग दिए कि आखिर आरजेडी की ओर से भाजपा नीतीश सरकार बनाने की अपील क्यों की जा रही है। दरअसल बात है कि आरजेडी की ऑफिशियल फेसबुक पेज पर रविवार सुबह 11:02 पर एक पोस्ट किया गया। इसमें लिखा गया कि मजाक बन करके रह गया है बिहार, क्योंकि 20 सालों से यहाँ है निकम्मी सर भाजपा नीतीश सरकार। बिहार की दरकार हर कीमत पर चाहिए केवल भाजपा नीतीश सरकार। तो अब तेजस्वी के बदले भाजपा नीतीश सरकार बनवाने की अपील की इस पोस्ट पर आरजेडी बुरी तरीके से घिर गई। यूजर्स ने सवाल करना शुरू कर दिया है कि आखिर आरजेडी की ओर से भाजपा नीतीश सरकार बनवाने की नारेबाजी क्यों हो रही है। वहीं पर राजद को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उस पोस्ट को सुबह 11:58 में एडिट किया गया। मजाक बन के रह गया है। वहीं पर इस पोस्ट में शाब्दिक गलतियों के कारण इसे फिर से एडिट किया गया। यह शाब्दिक गलतियों का एहसास होने पर एक बार फिर से दोपहर 12 बजे से राजद ने पोस्ट को एडिट किया। ऐसे में ही पोस्ट को 3 बार एडिट करने से फेसबुक पर आरजेडी का यूजर्स द्वारा मजाक बन गया है।
दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग के निर्देश पर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर के स्पष्ट कर दिया है कि पुनरीक्षण कार्य पूरा होने तक जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बूथ लेवल अधिकारी, पर्यवेक्षक और फिर मतदाता सूची से जुड़े हुए अन्य कर्मियों का हस्तांतरण बिना आयोग की अनुमति के नहीं होगा। जब मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने 28 जून को सभी विभागों को पत्र लिखकर के मतदाता सूची के कार्य से जुड़े हुए कर्मियों के तबादले पर रोक लगाने का आदेश दिया था। यह शिक्षा विभाग को भेजे गए पत्र में आयोग ने जोर दिया है कि डीईओ, ईआरओ, एईआरओ और फिर बीएलओ जैसे पद खाली ना रहे और उनके विभागीय कार्यों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाए। यह कदम 1 जुलाई को हर तय तिथि के आधार पर शुरू हुई एसआईआर को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए उठाया गया है। दोस्तों, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इस बार चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हो गए हैं? जब पटना में बिहार प्रदेश जेडीयू के कार्यालय से बाहर लगाए गए होर्डिंग से एक बार फिर से ऐसी चर्चाओं को हवा मिलने लगी है। जब कुछ दिनों पहले बड़े जोर शोर से निशांत कुमार के राजनीति में उतरने की चर्चा हो रही थी, फिर मामला शांत हो गया था, जब एक बार फिर से चर्चा शुरू हुई है। जब आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का कल जन्मदिन था। उनके बर्थडे पर जेडीयू ऑफिस के बाहर लगाए गए होल्डिंग्स पोस्टर से एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है। जेडीयू दफ्तर के बाहर बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। इनमें लिखा गया है कि बिहार की मांग सुन लीजिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। जेडीयू कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर्स में निशांत कुमार की बड़ी बड़ी तस्वीरें छपी है, जहां उन्हें पार्टी का भावी नेता के रूप में दिखाया गया है। जिस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं उससे ये लगता है कि नीतीश के बेटे निशांत कुमार का अब सक्रिय राजनीति में प्रवेश करना तय हो गया है। वह बिहार विधानसभा का अगला चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत अब तक राजनीति से दूरी बना रखी है। वह राजनीति में आने से इनकार करते रहे हैं। हाँ, अपने पिता को फिर से सीएम बनने की अपील लोगों से जरूर की है। निशांत इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हैं और निजी जीवन में बेहद लो प्रोफाइल तरीके से रहते हैं, लेकिन आज के पोस्टर से फिर से ये कयास लगने लगा है कि वे नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, पटना मेट्रो सपनों से हकीकत के सफर में आगे बढ़ रहा है। 10 जुलाई को 40 चक्कों वाले 3 बड़े से ट्रकों पर लाद करके पुणे से मेट्रो की रैक पटना के लिए रवाना होगा। ताज़ा मिली जानकारी के अनुसार मेट्रो की कुछ बोगियां कल गया जी पहुंची थी, जब वहीं पर आज 21 जुलाई को बोगियां पटना पहुंच सकती है। वहीं पर नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने शनिवार को मलाई पकड़ी से लेकर के आईटीबीपी तक चल रहे मेट्रो निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से मौजूदा प्रगति की जानकारी दी और फिर कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 15 अगस्त तक मेट्रो की एक लाइन चालू कर दी जाए। मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन पटना को मेट्रो युक्त शहर बना दे। सेफ्टी ऑडिट और फिर अन्य तकनीकी परीक्षणों के आधार पर तिथि में मामूली बदलाव हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमारी प्राथमिकता तय है। वहीं पर मेट्रो के कोच पुणे से 40 चक्कों वाले बड़े ट्रकों पर लाद करके रवाना किए गए थे, जहां 19 जुलाई को कुछ बोगियां गया पहुंची। वहीं पर 21 जुलाई को इनके पटना पहुंचने की उम्मीद है, यानी कि आज बोगियों के पहुंचने के बाद तकनीकी विशेषज्ञ उनकी असेंबलिंग का कार्य शुरू करेंगे, जिसमें करीब 10 दिन का समय लगेगा। इसके बाद कोच को ट्रायल रन के लिए ट्रैक पर उतारा जाएगा। दोस्तों, बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाओं के बीच पुलिस की किरकिरी हो रही है। इसी क्रम में बिहार के एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने बयान दिया है कि अप्रैल, मई, जून में वर्षों से ज़्यादा लोगों की जान जाती है, हत्याएं होती है, आपराधिक घटनाएं होती है। जब तक बरसात नहीं होती है तो फिर ये सिलसिला जारी रहता है। हालांकि उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांग ली। इस बीच एक दिल को सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई है, जो कि जहानाबाद के एसपी विनीत कुमार की है। मामला जानकर कि आप भी सैल्यूट करेंगे। शनिवार को एसपी विनीत कुमार ने जनता दरबार लगाया था। वे फरियादियों से मिले, समस्या को जाना और फिर कार्रवाई का भरोसा दिया। इस दौरान जब उनके कार्यालय में एक वृद्ध अपनी फरियाद लेकर के पहुंचा तो उसे देखने के बाद एसपी विनीत कुमार न सिर्फ कुर्सी से उठे बल्कि व्यक्ति के पास आकर के घुटने पर बैठ गए। फरियाद को काफी विनम्रता और फिर ध्यान से सुना। वहीं पर एसपी को घुटने के बल बैठे देख करके वृद्ध व्यक्ति भी सम्मान में फर्श पर बैठ गए। इस तस्वीर को जहानाबाद की पुलिस ने एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जहां आईपीएस अधिकारी के इस काम की खूब सराहना हो रही है। यह घटना निश्चित रूप से एक सकारात्मक उदाहरण है कि कैसे अधिकारियों को आम लोगों के साथ सम्मान और विनम्रता से पेश आना चाहिए।
दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बार फिर से गर्मी बढ़ने लगी है और इस बार केंद्र में मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान पूरी तरीके से एक्शन में हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार की जेडीयू को घेर करके कमजोर किया था, वैसा ही चालें अब एक बार फिर से दोहराई जा रही है। फर्क बस इतना है कि इस बार बहाना बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था है। चिराग पासवान ने हाल ही में लगातार कई तेज हमले नीतीश सरकार पर किए, खास करके राज्य में हुई हाई प्रोफाइल हत्याओं को लेकर। उन्होंने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, जहां अपराधी बेलगाम है और फिर पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। उन्होंने गुस्से में पूछा है कि आखिर कितने बिहारियों की हत्या होगी। चिराग पासवान ने पटना के पोस इलाके में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी गोपाल खेमका की हत्या को लेकर के सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा किया और कहा कि जब राजधानी में ये हाल है तो फिर गाँव में क्या स्थिति होगी। वहीं पर चौंकाने वाली बात यह है कि चिराग पासवान खुद एनडीए का हिस्सा है और केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन फिर भी वे नीतीश कुमार पर सीधे सीधे हमला कर रहे हैं। लेकिन भाजपा पर एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। उनका कानून व्यवस्था पर हमला भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के कुछ ही घंटों के बाद आया। जनसुराज के संस्थापक और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बेतिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी, कांग्रेस और फिर आरजेडी पर तीखे राजनीतिक हमले किए। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि जनता पार्टी के नाम पर नहीं बल्कि उम्मीदवार को देख करके वोट दें। यह प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज को वोट मत दीजिए, अगर किसी और पार्टी का उम्मीदवार बेहतर हो तो फिर उसी को जिताइए। जब बिहार में बदलने के लिए हमें जाति और फिर दल की राजनीति से ऊपर उठ करके ईमानदार और फिर योग्य उम्मीदवारों को चुनना होगा। उन्होंने बेतिया के भाजपा सांसद संजय जायसवाल के एक बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हम वाकई शराब पार्टी कर रहे थे तो फिर आपकी सरकार थी, हमें गिरफ्तार करते। सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अब 4 किलो अनाज देकर की वोट मांगने आ रहे हैं। जब बिहार की जनता अब समझदार हो गई है, राशन से वोट नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की माई बहन योजना को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर पी चिदम्बरम ये साबित कर दे कि बिहार में इस योजना के लिए बजट है तो हम मान लेंगे कि कांग्रेस गंभीर है। लालू यादव और फिर उनके परिवार को आड़े हाथों लेते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आप दोनों मुख्यमंत्री रहे, इतने वर्षों तक सत्ता में रहे, लेकिन आपका बेटा आज तक 9वीं पास नहीं कर पाया। ये कैसी राजनीति है। प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि उनकी राजनीति किसी जाति या फिर धर्म पर नहीं बल्कि जनता की भागीदारी और फिर विकास के मुद्दे पर आधारित है। जब उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव अब जनता के हाथ में है और ये बदलाव योग्य उम्मीदवारों से ही आएगा। दोस्तों, गंगा की लहरें इस समय अपनी शांत प्रकृति को त्याग करके उफान पर हैं, जहाँ जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और फिर उसकी तेज धाराएं अब गंगा किनारे बसे गांवों के हृदय में भय की तरंगे भर रहे हैं। यह समय की इस विकराल धारा ने अब शिक्षा के मंदिरों को भी अपने प्रभाव में ले लिया है। जहाँ पटना जिले के 8 प्रखंडों के 78 स्कूल जो कि गंगा के निकट है, सोमवार 21 जुलाई से अगले आदेश तक बंद कर दिए जाएंगे। ये निर्णय जिलाधिकारी के निर्देश पर लिया गया है, जो कि आपदा प्रबंधन के तहत बच्चों और फिर शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। जब तक गंगा का जलस्तर सामान्य नहीं होता, इन विद्यालयों में फिर से पठन पाठन की गतिविधियां शुरू नहीं की जाएगी। वहीं पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और इससे जान माल को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों, बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 2 महत्वपूर्ण पदों के लिए बम्पर भर्तियां की घोषणा की है, जहां निम्न श्रेणी लिपिक यानी कि एलडीसी और स्पेशल स्कूल टीचर। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये मौका आपके लिए बेहद खास है। जहाँ आपको बता दूं कि निम्न श्रेणी लिपिक यानी कि क्लर्क भर्ती के विवरण के बारे में बात की जाए तो इसमें योग्यता किसी भी स्ट्रीम में इंटरमीडिएट होनी चाहिए यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए और साथ ही साथ 26 पद है। ये 26 पदों पर भर्ती होगी। आयु सीमा अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। सैलरी 19,900 रुपये से 63,000 रुपये प्रति माह तक मिलेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2025 है। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस 600 रुपये, SC ST महिला दिव्यांग 150 रुपये निर्धारित किया गया है। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और फिर साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस को देख सकते हैं। दोस्तों, बिहार के रोहतास जिले के काराकाट थाना इलाके में जनसुराज के पोस्टर वाली गाड़ी से शराब मिलने पर सियासत तेज हो गई है। यह भाजपा का दावा है कि बिहार में शराबबंदी हटाने के लिए गहरी साजिश की जा रही है। भाजपा के बिहार प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने आशंका जताते हुए कहा
कि बिहार में शराबबंदी हटाने के पीछे कोई कहा जा रहा है कि 20 करोड़ की डील के बाद शराबबंदी हटाने का वादा किया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि कुछ लोग जनसुराज नहीं बल्कि शायद जन कुशासन की स्क्रिप्ट लिखने में लगे हुए हैं। जहाँ दानिश इकबाल ने दावा किया है कि हाल ही में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जो इशारा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी हटाने की कथित योजना के पीछे बड़े वित्तीय लेन देन और फिर शराब माफियों की गहरी पैठ हो सकती है। जनसुराज की एक गाड़ी से शराब की बोतल का मिलना, साउथ ग्रुप से सैकड़ों की कथित पेशगी, एनजीओ के जरिए संदिग्ध फंड ट्रांसफर की चर्चा इसमें शामिल है। दोस्तों, बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बड़ा बदलाव हुआ है। 125 यूनिट तक आपके पैसे नहीं कटेंगे, 125 यूनिट के बाद ही पैसे करेंगे। बिहार सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सॉफ्टवेयर में बदलाव करके 125 यूनिट तक बिजली की खपत पर बिजली कटने की समस्या को खत्म कर दिया गया है। ये नई व्यवस्था 1 अगस्त से लागू हो जाएगी, जिसके तहत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में घोषणा किया था। यह कदम बिहार के 1 करोड़ 67 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक राहत और फिर बिजली आपूर्ति में स्थिरता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं पर नई प्रणाली के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ता 125 यूनिट बिजली की खपत होने तक बिना रुकावट बिजली का उपयोग कर सकेंगे। जहाँ इस सीमा में ये एनर्जी चार्ज और फिर फिक्स चार्ज दोनों शामिल है, चाहे ये खपत कुछ दिनों या फिर पूरे महीने में हो। मीटर का बैलेंस तब तक नहीं कटेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई उपभोक्ता 15 दिनों में 125 यूनिट खपत कर लेता है तो 16वें दिन से मीटर बैलेंस से राशि कटना शुरू हो जाएगा। जब पहले बैलेंस खत्म होने पर बिजली कट जाती थी, जिससे विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को परेशानी होती थी। अब ये बदलाव दैनिक या फिर साप्ताहिक रिचार्ज करने वालों के लिए बड़ी सुविधा होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा के बाद ऊर्जा विभाग ने इस योजना को लागू करने के लिए तेजी से कदम उठाया है। बिहार में 1 करोड़ 86 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 90% यानी कि 1 करोड़ 67 लाख परिवार 125 यूनिट से कम बिजली खपत करते हैं, जिन्हें अब बिल से पूरी छूट मिलेगी। वहीं पर 125 यूनिट से अधिक खपत करने वालों को केवल अतिरिक्त यूनिट के लिए ही सामान्य दरों पर भुगतान करना होगा। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा ने एक बवाल कर देने वाला पोस्ट किया है। उन्होंने नीतीश कुमार को ऐसी सलाह दे दी है कि सियासी बवाल मचना तय है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अति विनम्र आग्रह है कि समय और फिर परिस्थिति की नज़ाकत को समझते हुए इस सच को स्वीकार करने की कृपा करें कि अब सरकार और पार्टी दोनों का संचालन स्वयं उनके लिए भी उचित नहीं है। सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव है, जिसका लाभ राज्य को आगे भी मिलता रहे। ये फिलहाल राज्य हित में अति आवश्यक है, परंतु पार्टी की जवाबदेही के हस्तांतरण के विषय पर समय रहते ठोस फैसला ले, यही उनके दल के हित में है और फिर इसमें विलंब दल के लिए अपूरणीय नुकसान का कारण बन सकता है, शायद ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाए। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी लिखा है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, जदयू के नेता शायद मुख्यमंत्री जी से कह नहीं पाएंगे और कुछ लोग कह भी सकते हों, तो फिर वैसे लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए होंगे। दोस्तों, बिहार में दलितों की फेवरेट प्रधानमंत्री मोदी है। तेजस्वी और राहुल की क्या स्थिति है, आइए सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है जो हम आपको भी बताने वाले हैं। दरअसल बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पर दलित समुदाय की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा निर्णायक हो गई है। द नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन और फिर द कंजर्वेटिव मीडिया द्वारा किया गया ताज़ा सर्वे इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में दलित मतदाता सत्ता की चाबी तय कर सकते हैं। ये सर्वे 10 जून से 4 जुलाई 2025 तक बिहार की 49 विधानसभा सीटों पर किया गया, जिसमें कोसी, मिथिलांचल, सीमांचल, भोजपुर, चंपारण और फिर मगध, पाटलिपुत्र जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। सर्वे की खास बात यह रही है कि इसे 98 दलित कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया है और इसमें राज्य की 23 प्रमुख दलित जातियों को प्रतिनिधित्व मिला है, जिनमें दुसाध, रविदास और फिर मुसहर समुदाय के लोग प्रमुख रहे हैं। वहीं पर इस सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं, जो क्योंकि ये न सिर्फ मौजूदा राजनीतिक धाराओं पर सवाल उठाते हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि दलित समुदाय अब किस आधार पर नेताओं को चुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी दलितों के बीच सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं और उन्हें 47.51% समर्थन प्राप्त हुआ है। राहुल गांधी ने भी अपनी स्थिति मजबूत की है और उन्हें 40.30% दलितों का समर्थन मिला है। वहीं पर मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार
से अधिक समर्थन मिला है। तेजस्वी यादव को 28.83%, जबकि नीतीश कुमार को 22.80% दलितों का समर्थन हासिल हुआ है। ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि एक समय में नीतीश कुमार को महादलितों का मसीहा कहा जाता था, लेकिन अब उनका आधार सिमटता नजर आ रहा है। वहीं पर दलित नेता के रूप में अब भी दिवंगत रामविलास पासवान का नाम सबसे ऊपर है। उन्हें 52.35% दलितों ने अब तक का सबसे बड़ा नेता माना है। खास करके दुसाध और फिर अन्य छोटी जातियों में उनका प्रभाव सबसे अधिक दिखा है। चिराग पासवान ने भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की है और 25.88% दलितों ने उन्हें पसंदीदा नेता बताया है। रविदास और चर्मकार समुदाय में हालांकि बाबू जगजीवन राम का प्रभाव अब भी बरकरार है। वहीं पर सीमांचल के बारे में अगर बात किया जाए तो राजनीतिक दलों के लिहाज से देखें तो महागठबंधन को इस सर्वे में 46.13% दलित समर्थन मिला है, जबकि एनडीए को 31.93%। कोसी और भोजपुर जैसे क्षेत्रों में महागठबंधन की पकड़ काफ़ी मजबूत है, जबकि सीमांचल में एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दी है। जातिगत जनगणना, बेरोजगारी और आरक्षण जैसे मुद्दे दलित समुदाय की प्राथमिकताओं में शीर्ष पर है। बेरोजगारी को 58.85% दलितों ने सबसे बड़ा मुद्दा बताया, वो जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर भ्रष्टाचार भी प्रमुख चिंता के विषय बने हुए हैं। जातिगत जनगणना का श्रेय अधिकांश दलित प्रधानमंत्री मोदी को देते हैं, लेकिन राहुल और तेजस्वी को भी महत्वपूर्ण योगदान माना गया है।